बच्चों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हेरिडिटी वाला पार्ट, क्योंकि इस बार के जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें आपका ये एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है डिलीटेड है। तो वी आर कवरिंग हियर ओनली हेरिडिटी पार्ट, उसका भी मस्ट डू मॉड्यूल। तो मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। सबसे पहले पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन कोई सा भी हो, सेक्सुअल हो या असेक्सुअल हो, चेंजेस तो आते ही आते हैं, सिमिलरिटीज तो आती ही आती हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन आते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते ही हैं। तो रिप्रोडक्शन की वजह से दो बातें होती हैं, एक होता है वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन का मतलब चेंजेस। दूसरा होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसमें अपने अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हैं तो सब एक जैसे तो रहते नहीं हैं, उनमें काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं, उसे हम वेरिएशन कहते हैं, है ना। एक पेरेंट्स के सारे बच्चे एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, तो वो वेरिएशन है। और हेरिडिटी क्या है? सिमिलरिटीज़ हैं। उन बच्चों के में अपने पेरेंट्स के बहुत सारे फीचर्स कॉमन होते हैं, जैसे दो आँखें हैं, दो पैर हैं, है ना, बहुत सारे फीचर्स कॉमन हो सकते हैं जो उनको अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से, उनसे मिलते हैं। तो वो क्या है? वो हेरिडिटी है। यानी सिमिलरिटीज जो मिल रही हैं वो हेरिडिटी की वजह से मिल रही हैं, और जो वेरिएशन आ रहा है वो भी आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक होने वाला एक नॉर्मल सा इवेंट है जो होता ही रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले वेरिएशन की बात हो रही है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया वेरिएशन क्या होता है। एज वी ऑल नो दैट ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। सभी ऑफस्प्रिंग आपस में एक जैसे तो नहीं दिखते, एक पेरेंट्स के सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं दिखते, तो ये क्या है? ये वेरिएशन है। द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट डू नॉट रिसेंबल विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है ना, जो चेंजेस आते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को वेरिएशन कहते हैं बच्चों। और उसके बाद क्या है? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें जो होती हैं पेरेंट्स के उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में कॉमन होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वी ऑल्सो सी दैट मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन आर सेम एज देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से मैच करती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करती हैं, ग्रैंड मैटरनल पेरेंट्स से मैच करती हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेरिडिटी। तो इसकी डिफाइन क्या बनती है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स या कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसको कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है ना, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हम क्या जेनेटिक्स क्या है बच्चों? फिर जेनेटिक्स क्या है? ये है ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी हेरिडिटी। यानी ये जो बात है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है एंड वेरिएशन। वेरिएशन से एवोल्यूशन होता है, जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, हेरिडिटी जेनेटिक्स है, तो वेरिएशन और हेरिडिटी दोनों को मिला के बनता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम वेरिएशन भी पढ़ते हैं और हेरिडिटी पढ़ते हैं। मतलब कि पेरेंट्स से जो बच्चों में सिमिलरिटीज आती हैं वो एक तरह समझो हेरिडिटी है, और बच्चों में जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो आपका एक तरह से वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज बनता है। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है मेंडल। मेंडल वाला ही पार्ट एक तरह से इस बार के बोर्ड के सिलेबस में आ रहा है। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। ठीक है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। अब मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जेनेटिक्स के इतने सारे एक्सपेरिमेंट के लिए? तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर है, जैसे कि उसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। पी प्लांट में टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, है ना, राउंड सीड, रिंकल सीड, ग्रीन सीड, है ना, येलो सीड, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को अपने प्रयोग के लिए सेलेक्ट किया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, यानी जल्दी ही इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो आसानी से कंप्लीट हो सकता है। तीसरा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कराया जा सकता है। नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन होता है,
लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है इसमें। और लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड, एक बार में बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस होते थे। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है जेनेटिक्स के वो पी प्लांट पर किए बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में टॉपिक है रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। मेंडल ने ट्रेट के इनहेरिटेंस के कुछ रूल्स दिए। क्या रूल्स दिए वो हम यहाँ जानते हैं। सबसे पहले मेंडल ने बताया कि बोथ मदर एंड फादर, मदर और फादर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए कंट्रीब्यूट करते हैं अपने चाइल्ड को, यानी चाइल्ड में जो डीएनए आता है, जेनेटिक मटेरियल आता है, इक्वल अमाउंट में मदर और फादर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये पहला लॉ है। बोथ मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम्स। हर ह्यूमन बीइंग के एवरी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि जेनेटिक का पार्ट क्रोमोसोम ही है, मेन पार्ट। तो क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में जीन होता है, जीन आर पार्ट ऑफ डीएनए। तो यानी हम मेन वर्ड जो इस्तेमाल करने वाले जेनेटिक्स में वो है आपका जीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जीन आर पार्ट ऑफ डीएनए। अब जीन के बारे में समझिए क्या है। जीन एक तरह से फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से अगर बच्चों में जाता है तो वो जीन ही लेके जाता है। तो जीन आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, क्योंकि एक फादर वाला एक मदर वाला, यानी एक जीन फादर से आया हुआ है एक मदर से आया हुआ है, तो जीन का एक पेयर बनता है। तो जीन्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स इन ह्यूमन बींग्स एंड आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों जेनेटिक्स का। ये जीन ही है जो सारे कैरेक्टर को डिसाइड करता है। दिस पेयर शोज द कंट्रास्ट। बच्चों अब जीन में एक जैसे एक फादर से हो सकता है, जैसे अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो एक्स जो है वो मदर से आता है, वाई जो फादर से आता है। तो ये जीन है, ये जीन है जो डिसाइड करता है कि बेबी जो होगा वो बॉय होगा। ऐसे ही अब आपने अगर मटर के प्लांट में देखोगे तो यहाँ पर एक टी होता है बड़ा लेटर में, एक स्मॉल लेटर में। ठीक है। तो ये आपका डोमिनेंट है, ये आपका रिसेसिव होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन भी आगे हम देंगे। इस वीडियो में क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपके जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसका टाइमलाइन और कोड का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में जीन जो होता है ऑलवेज पेयर में पाया जाता है। ठीक है। ये एक बड़ा है टी और एक छोटा टी है, तो ये एक पेयर बन गया, एक फादर से मिला एक मदर से मिला। तो ये एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इस तरह की बात करें तो इसमें ये बड़ा वाला टी डोमिनेंट होता है, क्योंकि डोमिनेंट जीन को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये लास्ट पॉइंट है इनहेरिटेंस का। इन्होंने ये जरूर कहा कि इसका मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट में या एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को मदर और फादर इक्वली अफेक्ट करते हैं, यानी दोनों से प्रभावित होता है, वो किसी से मतलब एक से प्रभावित नहीं होता। दिस सो दैट ईच कैरेक्टर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ मदर एंड फादर्स डीएनए। ठीक है। तो ये आपके रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं। आप मोटे मोटे तौर पर 2-3 बातें नोट कर लीजिए। पहले तो मदर और फादर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए कंट्रीब्यूट करते हैं चाइल्ड को, पहली बात। हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए से, और डीएनए का ही पार्ट होता है जीन। जीन ऑलवेज पेयर में पाया जाता है। उसमें एक जीन जो होगा वो फादर की तरफ से होगा, एक जीन वो मदर की तरफ से होगा। दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को शो कर सकते हैं, मतलब एक टॉल दिखा सकता है, टॉलनेस के लिए हो सकता है, एक डॉर्फ या शॉर्ट प्लांट के लिए हो सकता है। और यहाँ पर एक जीन जो होता है डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट कौन सा होता है? जो एक्सप्रेस करता है सिंगल कॉपी से भी अपने आप को। आगे हम डिफाइन आपको बताएंगे। यहाँ पर ये रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है। लास्ट में हम ये कहेंगे, जो लास्ट वाला रूल है ये कि किसी भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी भी एनिमल्स में या बच्चों में, चाइल्ड में, वो दोनों पेरेंट के डीएनए से
अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो ये रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद करिए, तैयार किए लिखकर। इसके बाद है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब पी प्लांट को उन्होंने चूज किया तो उसके बहुत सारे रीजन थे जो स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया। यहाँ पर जैसे कैरेक्टर क्या है, प्लांट के साइज के बारे में है, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, यानी ड्वार्फ मतलब छोटा प्लांट, शेप राउंड सीड, रिंकल सीड, कलर येलो सीड, ग्रीन सीड, कलर ऑफ फ्लावर में पर्पल और वाइट। तो टॉल, राउंड, येलो, पर्पल ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, और ये ड्वार्फ, रिंकल्ड, ग्रीन या वाइट ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। अब डोमिनेंट और रिसेसिव काफ़ी बार आ रहा है वर्ड, तो इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी डिफाइन में आ रहा है डोमिनेंट और रिसेसिव का। देखिए पहले हम यहाँ इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझ लेते हैं, उसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव भी यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, और आगे भी आएगा आपके पास डिफाइन। डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं कहाँ पर डोमिनेंट या रिसेसिव की डिफाइन दी हुई है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब सिंगल, नहीं एक कैरेक्टर को लेके जो क्रॉस करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पर क्या है, एक पेयर, ये आपका टॉल प्लांट है, ये आपका शॉर्ट प्लांट है, तो सिर्फ हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं, ये पेरेंट है, ठीक है, P फॉर पेरेंट। तो पेरेंट एक टॉल है, एक शॉर्ट है, ठीक है, और होमोजाइगस है, एक जैसे उनके जीन है, मतलब अलग अलग नहीं है। होमोजाइगस का मतलब होता है कि दोनों कैपिटल टी हैं और दोनों स्मॉल टी हैं। तो ये एक तरह से ट्रू ब्रीडिंग प्लांट भी इन्हें कहते हैं। ट्रू इसलिए कह रहे हैं कि इनके जीन में मिलावट नहीं है, मतलब अलग अलग टाइप के नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपको पता है कि जब इनका वो जो है गैमेट फॉर्मेशन होगा तो डीएनए की मात्रा हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों। ये जो फर्स्ट वाला प्लांट है और ये सेकंड वाला, इसका ये वाला टी आ सकता है, बड़ा वाला टी, इसका ये स्मॉल टी, इस बड़े वाले के साथ ये दूसरा वाला भी आ सकता है, तो ये ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, ये टी और ये स्मॉल टी। फिर दूसरा वाला टी भी आ सकता है कैपिटल लेटर का, उसके साथ भी ये छोटा टी और फिर दोबारा से छोटा। यानी यहाँ पर 4 तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो बन रही है, लेकिन चारों में एक जैसे ही जीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट टॉल हैं। अब यहाँ पर ये जो F1 जनरेशन मिला है, सभी प्लांट टॉल है, सबका जीनोटाइप एक जैसा है और सबका फिनोटाइप एक जैसा है, ठीक है। ये आपका ये जो जीन है T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। यानी जीन देखने में कैसे हैं, सब एक जैसे हैं, ठीक है, इसलिए जीनोटाइप इस सबका सेम है। फिनोटाइप यानी ऊपर से देखने पे कैसे दिखते हैं, नहीं प्लांट कैसा दिख रहा है, बाहर से टॉल दिख रहा है, तो ये प्लांट भी टॉल है, सभी प्लांट टॉल हैं। कोई मीडियम साइज का प्लांट नहीं आता। जेनेटिक्स की खास बात यही होती है, यहाँ कुछ मीडियम साइज नहीं होता, या टॉल या शॉर्ट। यानी जीन में या तो कैपिटल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या स्मॉल टी वाला एक्सप्रेस करेगा खुद को, दोनों एक साथ मिक्स करके कुछ नया एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब नो मीडियम साइज प्लांट यहाँ पर। बच्चों ये तो F1 जनरेशन हुई। अब इस F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले, इनका जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये रहा, ये देखो, ये सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर ये क्रॉस था क्योंकि अलग अलग प्लांट थे, सेल्फ था क्योंकि सेम टाइप के प्लांट है। तो ये अब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो इनके गैमेट की जो फॉर्मेशन बनती है वो यहाँ कुछ इस तरह की है। इस टी को लेंगे तो इसके साथ ये वाला टी भी आ सकता है, आप देख पा रहे हैं पिंक वाली लाइन एक साथ। फिर इस रेड वाली लाइन को देखो, इस बड़े टी के साथ ये छोटा टी भी आ सकता है। फिर दूसरा वाला ब्लू लाइन देखिए, इस छोटे टी के साथ बड़ा टी आ सकता है, या इस छोटे टी के साथ छोटा टी भी आ सकता है। यानी गैमेट का नंबर हाफ होता है, ये तो हम जानते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कि जो गैमेट बनता है उसमें डीएनए की क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए की जो मात्रा है वो हाफ हो जाती है गैमेट फॉर्मेशन टाइम पे, पेरेंट से, दोनों पेरेंट से अलग अलग, तभी दोबारा से वो कह सकते हैं इस्टेब्लिश हो जाती है दोबारा से सेम मात्रा डीएनए की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो यहाँ पर ये अगर इस टी के साथ अगर ये टी वाला आ जाता है तो टॉल प्लांट हो गया, इस टी के साथ ये स्मॉल टी आ जाता है तब भी टॉल प्लांट है। अब ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी ये भी टॉल है, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी आ जाता है तो ये शॉर्ट प्लांट हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो जीन है 1, और ये देखो ये 2 और ये 3, अगर हम इनके जीनोटाइप को देखें तो ये सेम है, मतलब ये 1 हो गया
और ये दोनों सेम है तो 2 रेशियो हो गया, और ये अलग है तो 1 रेशियो हो गया। तो जीनोटाइप कैसे है बच्चों? 1 to 1। इनका जीन देखने में 1 to 1 यानी एक फिर 2 एक जैसे हैं फिर एक अलग है। तो जीनोटाइप का जो इनका रेशियो आ रहा है 1 to 1। लेकिन फिनोटाइप की अगर हम बात करें, बाहर से देखने पे बात करें, तो ये वाला प्लांट भी टॉल होगा, ये वाला प्लांट भी टॉल होगा, ये वाला प्लांट भी टॉल होगा, और ये होगा शॉर्ट प्लांट। यानी 3 टॉल होंगे, 1 शॉर्ट होंगे, यानी 25% प्लांट जो है इसमें शॉर्ट भी आ गए। यानी देखो, जब ये दोनों टॉल और शॉर्ट का जब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था तो सारे प्लांट टॉल थे, लेकिन इसका मतलब है कि उनका जीनोटाइप एकदम ट्रू नहीं था, होमोजाइगस नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट होने का भी कैरेक्टरिस्टिक आया था, पर वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं बच्चों, वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और F2 जनरेशन में आपके दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक नजर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये F2 जनरेशन का पूरा फिनोटाइप और जीनोटाइप आपके सामने है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास में डोमिनेंट, बार बार डोमिनेंट वर्ड आ रहा है, रिसेसिव वर्ड आ रहा है, तो अब उसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? अ सिंगल कॉपी ऑफ टी। आपने पीछे वाला एक्सपेरिमेंट देखा, एक सिंगल टी भी प्लांट को टॉल करने के लिए इनफ है। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह के जीन को डोमिनेंट जीन कहते हैं बच्चों। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक प्लांट टॉल, सच ट्रेट आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ देखो, बड़ा टी दोनों रहेगा तब भी प्लांट टॉल होगा, एक बड़ा टी और एक स्मॉल टी है तब भी प्लांट टॉल है, यानी सिंगल कॉपी इनफ है डोमिनेंट कैरेक्टर में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन अगर रिसेसिव कैरेक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो व्हेन बोथ कॉपीज ऑफ स्मॉल टी इज नीडेड, दोनों कॉपी चाहिए होती है स्मॉल टी की। अगर प्लांट को शॉर्ट होना है तो ये दोनों स्मॉल टी होना चाहिए। इस स्थिति में प्लांट शॉर्ट नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे शॉर्टनेस का एक जीन है, पर क्योंकि ये डोमिनेंट नहीं है ना, इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा सिंगल कॉपी से। तो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वो तभी पॉसिबल होता है जब दोनों कॉपी उसकी स्मॉल हो, यानी दोनों रिसेसिव कैरेक्टर की जीन हो, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये दोनों के डिफाइन हो गए आपके सामने। व्हेन बोथ कॉपीज ऑफ स्मॉल टी इज नीडेड टू मेक प्लांट शॉर्ट, सच ट्रेट इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट आप अच्छे समझ लीजिए। सिंगल कॉपी अगर किसी ट्रेट की इनफ है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तो डोमिनेंट ट्रेट हो गया, और जिसमें दोनों कॉपी चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को, ट्रेट की दोनों कॉपी चाहिए, दोनों जीन चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो रिसेसिव ट्रेट हो गया बच्चों। दिस वन इज द डिफाइन हियर। चलिए बच्चों आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब एक था, वहां पे हम एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर क्रॉस करवा रहे थे दो प्लांट के बीच में। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है बच्चों? डाई का मतलब होता है दो। यहाँ पर दो कैरेक्टर को एक साथ लेके क्रॉस कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, फिर उसके बाद F1 जनरेशन मिलेगा, फिर उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो F2 मिलेगा। ये बॉक्स हमें आपके सामने ही भरना है समझाकर। तो क्रॉस बिटवीन टू प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो यहाँ पे दो कैरेक्टर कौन से हैं? यहाँ पे सीड येलो है और राउंड है, ठीक है। बड़ा लेटर में वाई जो है वो डोमिनेंट को शो करता है और येलो को शो करता है, और बड़े लेटर में आर जो है वो राउंड को शो करता है और डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है। ये यहाँ पे दूसरा सीड है जो आप कह सकते हैं वाइट है और रिंकल्ड है, ठीक है, सॉरी वाइट नहीं, ग्रीन है और रिंकल्ड है। तो जब इन दोनों सीड का यानी दोनों प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद जो F1 जनरेशन आएगा उसमें सभी प्लांट के जो सीड होंगे येलो होंगे और राउंड होंगे। इसका मतलब जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर नज़र आते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर नज़र आते हैं। यानी ये देखो, बड़ा वाई स्मॉल वाई, बड़ा आर स्मॉल आर, तो ये जो जीनोटाइप बन रहा है ये सब में ही होगा, सेम होगा, और सभी उसमें सीड येलो और राउंड होंगे। ये F1 जनरेशन है बच्चों इन दोनों के क्रॉस करने से। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि कैसे आया गैमेट फॉर्मेशन। देखो, इन दोनों में से दोनों वाई है, कैपिटल वाई और दोनों स्मॉल वाई, इन दोनों में से एक आएगा, ठीक, ये बड़ा वाई आ गया, इधर से एक छोटा वाई आ गया, इन दोनों में से एक आएगा, क्योंकि डीएनए की मात्रा हाफ हो जाती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। तो एक बड़ा आर आएगा, ये एक छोटा आर आएगा। तो इस तरह जो प्लांट बन रहा है येलो और राउंड बन रहा है, सब में यही रहेगा कॉम्बिनेशन। अब जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं हम, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बच्चों यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, ये इनका वही, ये जो है इनका जो जीनोटाइप है ये F1 जनरेशन के प्लांट्स का, वो ये है जो हमें यहाँ से मिला हुआ है। अब गैमेट फॉर्मेशन में तो
क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, ये तो आपको मालूम ही है। अब हाफ होगा तो किस तरह के गैमेट के चांसेस बन रहे हैं, देखो यहाँ देखो, इस y के साथ एक बड़ा आर आ सकता है, ठीक है ना, ये दोनों आ सकते हैं एक पेरेंट के, और ऐसे ही दूसरे पेरेंट के भी आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, मान लो ये एक पेरेंट है और ये दूसरा पेरेंट है, मतलब दूसरे पेरेंट का जो जीनोटाइप है आप कह सकते हैं उसका डीएनए है। तो इस बड़े y के साथ एक बड़ा आर ले आ सकता है और छोटे y के साथ भी बड़ा आर आ सकता है ना, गैमेट फॉर्मेशन में हाफ होता है ना इसलिए, ठीक है। एक तो ये हो गया बड़े y के साथ बड़ा आर, ये फिर छोटे y के साथ बड़ा आर, ये। अब दूसरा देखो, बड़े y के साथ छोटा आर भी तो आ सकता है, तो ये बड़े y के साथ छोटा आर, फिर छोटे y के साथ भी छोटा आर आ सकता है, तो ये छोटा आर। तो ये एक पेरेंट का हो गया जीनोटाइप डीएनए, और ऐसे ही दूसरे पेरेंट का भी बन जाएगा इससे। अब इनका जब हम सेल पॉलिनेशन करा रहे हैं तो क्या क्या बन सकता है जरा यहाँ देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो है ये एक पेरेंट का, ये दूसरे पेरेंट का, जब दोनों जीन मिलते हैं यानी जब उनका गैमेट फॉर्मेशन होगा और उसके बाद जायगोट बनेगा, तो ये गैमेट है, ये गैमेट जो दिखाई दे रहे हैं आपको, एक गैमेट दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा वाई एक बड़ा आर, आधा हो गया एक गैमेट, इधर से भी एक बड़ा वाई एक बड़ा आर, ये देखो है ना ऐसे। तो जब इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जब जायगोट बनेगा तो वो किस तरह का बनेगा, देखो आप, दोनों बड़े वाई आ जाएंगे और दोनों बड़े आर आ जाएंगे। तो ये बन गया एक तरह से, जो सीड बनेगा वो येलो और राउंड होगा, ठीक है। ऐसे ही सारे बनने हैं, बड़ा वाई के साथ ये छोटा वाई और बड़े आर के साथ ये बड़ा आर, फिर इसका ऐसे करेंगे तो बड़ा वाई और बड़ा आर छोटा आर, फिर इसका ऐसे करेंगे तो एक बड़ा वाई छोटा वाई, एक बड़ा आर एक छोटा आर। इसके बाद इसमें देखते हैं बच्चों, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई है और बड़े आर दोनों हैं। यहाँ देखते हैं तो दोनों छोटे वाई हैं और दोनों बड़े आर हैं, इन दोनों का क्रॉस करने पर। और यहाँ पर बड़ा वाई के साथ छोटा वाई है और बड़े आर के साथ छोटा आर है, फिर इसके बाद छोटे वाई के साथ छोटा वाई है और बड़े आर के साथ छोटा आर है। अब इन दोनों कराते हैं तो बड़े वाई के साथ बड़ा वाई और बड़े आर के साथ छोटा आर, फिर इन दोनों में कराएंगे तो बड़े वाई के साथ में छोटा वाई और बड़े आर के साथ छोटा आर, फिर यहाँ पे बड़े वाई के साथ बड़ा वाई और छोटे आर के साथ छोटा आर, फिर यहाँ कराएंगे तो बड़े वाई के साथ छोटा वाई और छोटा आर और छोटा आर, यहाँ दोनों में कराएंगे एक बड़े वाई के साथ एक छोटा वाई और एक बड़े आर के साथ एक छोटा आर, यहाँ पे कराएंगे तो ये बड़े छोटे वाई दोनों है और बड़ा आर के साथ छोटा आर है, ये बड़े वाई के साथ ये बड़ा वाई आ जाएगा और छोटे आर के साथ छोटा आर रहेगा, फिर ये छोटे वाई के साथ छोटा वाई रहेगा और छोटा आर भी है और छोटा आर भी है, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये आपका कितने तरह के यहाँ पे बन रहे हैं जीनोटाइप, उसके हिसाब से फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। तो ये जो बड़ा वाई बड़ा आर है, इसका मतलब ये जो सीड है येलो और राउंड है, ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, ठीक है, ये भी येलो राउंड है, क्योंकि एक भी बड़ा आर जो होगा या बड़ा वाई वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, येलो हो जाएगा और राउंड हो जाएगा। ये देखो ये कुछ अलग है, यहाँ पे ये ग्रीन होगा प्लस राउंड होगा, बट ये फिर से वही येलो और राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर येलो राउंड मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इसके लिख देता हूँ, ये येलो राउंड, ठीक है, ये भी येलो राउंड, तो येलो राउंड नोट कर लीजिए बच्चों। एक भी बड़ा वाई अगर इसमें इनके जीनोटाइप में एक भी बड़ा वाई है तो उसका वो जो सीड होगा येलो होगा, और एक भी बड़ा आर है तो वो सीड राउंड होगा, ठीक है। और अगर दोनों स्मॉल है वाई में तो वो सीड जो है ग्रीन हो जाएगा, और दोनों स्मॉल आर हैं स्मॉल वाई है अगर दोनों, तो सीड जो है वो ग्रीन हो जाएगा, दोनों स्मॉल आर हैं तो वो सीड जो है वो रिंकल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, रिंकल्ड, और देखो ये फिर से ये होगा आपका ग्रीन राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो राउंड, देखो ग्रीन राउंड,
येलो रिंकल्ड, और देखो ये वाला दोनों छोटे वाई दोनों छोटे आर, तो ये जो है आपका दो ग्रीन भी है और रिंकल्ड भी है, तो ये इसका आपका F2 जनरेशन में मिलेंगे आपको फिनोटाइप। तो जो है आपका 9:3:1 का जो रेशियो है वो यहाँ मिल जाता है आपको। तो चेक कर सकते हो आप किस तरह के मतलब दिख रहा है फिनोटाइप, रेशियो चेक कर लेते हैं। तो मतलब हम ये कह दें कि येलो राउंड, येलो और राउंड, येलो और राउंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये मार्क करते रहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, येलो राउंड 9 है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर ये जो टिक है ये क्या है, ये ग्रीन राउंड है, तो ग्रीन राउंड कितने हैं देखते हैं, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड कितने हैं, ये 1 है, 1 ग्रीन राउंड, 2 ग्रीन राउंड, 3, और ये तो ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन राउंड 3 है, ठीक है। अब क्या बचता है, ये सभी मार्क हो गए हैं, ये बचता है येलो रिंकल्ड, तो येलो रिंकल्ड कितने हैं ये देखते हैं, येलो और रिंकल्ड झुर्रीदार, येलो भी और रिंकल्ड भी हो, येलो ये है रिंकल्ड 1, येलो रिंकल्ड 2 और येलो रिंकल्ड 3, तो ये 3 येलो रिंकल्ड हो गए। और लास्ट में है ग्रीन और रिंकल्ड, ग्रीन और रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड आपके पास ये 1 है। तो ये आप इस F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो है 9:3:3:1। बच्चों लगभग सभी मार्क हो गए, यस सभी मार्क हो गए। तो बच्चों इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली, ऑल ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये जो फिनोटाइप आपको देखने को मिला है, इस फिनोटाइप से एक बात तो क्लियर हो गई है कि भले ही ये येलो वाला राउंड था और इधर येलो वाला राउंड था, बट हर बार येलो वाला राउंड हो या येलो वाला रिंकल्ड हो या ग्रीन वाला रिंकल्ड हो, ये ज़रूर नहीं है। जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ऑल ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। सभी ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। राउंड वाला हर बार येलो होगा या रिंकल्ड वाला हर बार ग्रीन होगा, यह जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे डिसाइड होता है उसके ऑफस्प्रिंग का सेक्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे टर्टल में तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में उनका जो एग फर्टिलाइज्ड एग है किस टेम्परेचर पर है उस पर डिपेंड करता है। और ह्यूमन में स्नेल तो अपने लाइफ टाइम में अपना सेक्स ही चेंज कर लेता है, मेल फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी तो बात ही निराली है। और ह्यूमन बीइंग में सेक्स कैसे डिसाइड होता है कि बेबी जो होगा वो गर्ल होगा या बॉय होगा। ये होता है 23rd पेयर जो होता है ना सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर होते हैं इंसानों में, 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के बाकी कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। जो 23rd पेयर है यानी 23वां जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो डिसाइड करता है कि न्यू बेबी कैसा होगा। वो हम बताते हैं यहाँ इसको डायग्राम से। जैसे यहाँ पर देखो ये XY जो है ना ये सेक्स क्रोमोसोम है और ये आपका मेल है, मेल यानी फादर कह सकते हैं। और ये XX जो होता है क्रोमोसोम ये मदर का होता है, तो ये आप फीमेल कह सकते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो XY। अब देखिए जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, जीन हाफ हो जाते हैं। तो अगर फादर की तरफ से X आए, मदर से तो हर बार X आना है, अगर फादर की तरफ से X क्रोमोसोम आता है और मदर की तरफ से X ही आना है क्योंकि उसका दोनों X हैं, तो जो नया बेबी होगा वो गर्ल बेबी होगा। लेकिन अगर फादर की तरफ से Y क्रोमोसोम आता है, मदर से तो X ही आना है, तो जो नया बेबी होगा बॉय होगा। तो इस तरह से फादर से जो क्रोमोसोम आते हैं, अगर फादर से X मिलता है तो आपका मतलब फादर से X जीन मिलता है तो बेबी जो होगा वो गर्ल होगा,
फादर से वाई मिलता है तो बेबी जो होगा बॉय होगा। लेकिन चांसेस दोनों के 50-50% है, क्योंकि यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो नेचुरली अगर देखा जाए तो दोनों के बराबर चांस है, 50% 50%। ये देखिए ना, आप अगर इसके आप कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, एक्स के साथ एक्स आ सकता है, या फिर इस एक्स के साथ में दूसरा एक्स आ सकता है, फिर ये वाई के साथ में एक्स आ सकता है, या इस वाई के साथ दूसरा एक्स आ सकता है। तो दो क्रॉस एक्स एक्स आ रहे हैं, दो एक्स वाई आ रहे हैं, यानी दो फीमेल और दो मेल, 50-50% चांस होता है नेचुरली देखा जाए तो बॉय और गर्ल होने का बच्चों। ठीक है, तो नेचर के हिसाब से 50-50% चांस रहता है बॉय या गर्ल बनने का। अब ये अलग बात है कि फादर से अगर एक्स आ जाए तो बेबी गर्ल हो जाता है, फादर से अगर वाई क्रोमोसोम आ जाए तो बेबी बॉय हो जाता है। चलिए बच्चों, ये हमारे पास आई थिंक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जितना भी हमने स्टडी किया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले है वाई मेंडल ने पी प्लांट को क्यों एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। स्टार्टिंग में आपको बताया था बहुत सारे उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे, लाइफ स्पैन उसमें कम था, और सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन दोनों तरह के पॉसिबल थे, है ना। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, फिर से आपको मिल जाएगा। मेंडल क्रॉस पी प्लांट हैविंग राउंड ग्रीन सीड। मेंडल ने राउंड ग्रीन सीड प्लांट को क्रॉस किया विद पी प्लांट जिसका रिंकल्ड येलो। अभी हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया है काफ़ी देर तक। तो ये क्रॉस कैसा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है बच्चों, यानी दो कैरेक्टर को एक साथ ले क्रॉस कर रहे हैं, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है बच्चों। व्हाट ए प्लांट इन आफ्टरनून इन F1। F1 में जितने प्लांट थे सब का येलो, ये वाला रिंकल्ड येलो। ओहो, वो जो क्रॉस है उससे अलग हो गया है बच्चों, यहाँ पर अलग हो गया है क्रॉस, राउंड ग्रीन है और रिंकल्ड येलो है, येलो रिंकल्ड वाला येलो है। तो F1 में जो सीड आएगा उस जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें राउंड येलो था, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन, तो अच्छी बात है। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस तो ठीक है। व्हाट टाइप प्लांट आर ऑब्टेन इन F1। F1 में कैसा प्लांट आएगा, क्योंकि डोमिनेंट आता है तो येलो आएगा और राउंड आएगा, तो येलो राउंड आएगा, ठीक है। और इन F2 जनरेशन फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1। स्टेट द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस में आपको डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूँ, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहां से उस लिंक को टच करके वापस सुन सकते हैं पीछे जाकर। तीसरा है इन ह्यूमन बीइंग बी जीन जो है, बी जीन गिव्स ब्राउन आइज, यानी कैपिटल लेटर में बी जो है ब्राउन आइज देता है और स्मॉल लेटर में बी जो होता है ब्लू आइज देता है। तो कैपिटल वाला हमेशा डोमिनेंट होता है बच्चों, हमें मालूम होना चाहिए। स्मॉल लेटर जो है रिसेसिव के लिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे विच विल बी द कलर ऑफ द आई ऑफ द पर्सन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये अगर दोनों कैपिटल है तो ये तो वैसे भी ब्राउन आइज होना था इसे, क्योंकि डोमिनेंट है, ये भी ब्राउन आइज होगा, और ये आपका होगा कौन सा आइज, स्मॉल बी गिव्स ब्लू आइज, तो ब्लू आइज ये वाला होगा बच्चों, क्योंकि इसमें दो रिसेसिव के लिए दोनों स्मॉल बी होंगे तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और डोमिनेंट के लिए एक बड़ा बी है या दोनों बड़े बी हैं तभी वो ब्राउन आइज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में लास्ट है कुछ क्वेश्चंस। अ ब्लू कलर्ड फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय, देखो ब्लू कलर ये डिनोट कर रहा है, ठीक है, इज क्रॉस विद द व्हाइट कलर्ड फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय, ये व्हाइट कलर को शो कर रहा है, ठीक है। स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन F1। F1 में कैसा होगा भाई, F1 में यही डोमिनेंट दिखाई देता है बच्चों, तो F1 में जो आएगा फ्लावर वो ब्लू कलर का होगा। आई थिंक ये क्या लिख रहे हैं, हाँ ब्लू, ठीक, व्हाइट नहीं होगा ब्लू होगा। व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर इन F2। व्हाइट कलर में इसका परसेंट क्या होगा, व्हाइट कलर में 25% होता है, यानी 75 और 25 का रहता है, 3:1 रहता है। तो डोमिनेंट वाला 3 होता है और रिसेसिव वाला 1 होता है। तो F2 में जो आएगा बच्चों वो उसमें व्हाइट कलर का 25% होगा रेशियो, ये व्हाइट कलर का, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट देखा था ना, टॉल और शॉर्ट में जब हमने कराया था तो सारे टॉल आए थे F1 में, F2 में 3 टॉल आए थे 1 शॉर्ट आया था, तो 25% हो गया 3:1 का मतलब जो शॉर्ट वाला। ऐसे व्हाइट वाला भी यहाँ पे 25% हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप इन दिस इन F2। F2 में जीनोटाइप कैसा होगा, देखो उसमें आपने देखा था 1:2:1, यानी ये 1 आएगा, ये 2 आएंगे और ये 1 आएगा, ये रेशियो होगा जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। In human there is 50% probability of birth of a baby and 50% probability of that a girl will be born. Justify the statement। बच्चों हमने आपको बताया था ना, यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होता है ये वाला एक्सप्लेन दोबारा से आपको करना है। ये गैमेट फॉर्मेशन आपको दिखाना है किस तरह से क्रॉसिंग करके 50% यहाँ पर
फीमेल यानी गर्ल बेबी होने का चांस है और 50% मेल बेबी होने का चांस है। तो इसी को दोबारा से एक्सप्लेन करना है उस क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मस्ट डू मॉड्यूल का चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। आप डिस्क्रिप्शन का यूज करके आप जो भी टॉपिक दोबारा से रिवाइज करना चाहें रिवाइज कर लें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लाइट में। आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।